नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। गजा के सबसे बड़े अस्पताल में हुए हमले में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। अब इस हमले को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ब्लेम गेम चल रहा है। इजराइल कह रहा है कि गजा के अल अहली अस्पताल पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागा है, ये मिसफायर हुआ है हमास की तरफ से, जबकि हमास का कहना है कि अस्पताल पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। बुधवार को जो बाइडेन इजराइल की यात्रा पर हैं, अस्पताल पर हुए हमले की वो निंदा कर चुके हैं। बाइडेन की इजराइल यात्रा का समय ऐसा है जब मध्य पूर्व में अस्पताल पर हुए हमले के बाद से काफ़ी गुस्सा देखने को मिला, और ये गुस्सा सिर्फ मध्य पूर्व देशों में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे दुनिया में जो भी लोग मानवता का समर्थन करते हैं, युद्ध का विरोध करते हैं, उनमें भी देखा जा रहा है। ये कुल मिलाकर ऐसे हालात हैं जिसमें पूरे मध्य पूर्व में हालात कभी भी तेज़ी से बदल सकते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए इजराइल की यात्रा एक चुनौती की तरफ दिख रही है, क्योंकि उनसे अरब देशों के नेताओं ने मिलने से भी इनकार कर दिया। ये पूरी की पूरी जो परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, इनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल क्या हैं, आज स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल हमारे हैं आज के कि क्या इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से अब अलग थलग पड़ते नज़र आ रहे हैं? क्या अमेरिका और इजराइल ने इस स्थिति की संवेदनशीलता को नहीं समझा या फिर समझने में चूक कर दी है? क्या ये जो बाइडेन के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी भी है, क्योंकि वो एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में खुद को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और एक सवाल ये कि क्या मानवीय मदद का गलियारा न बनाने देना इजराइल की अब जाकर एक भारी चूक की तरह नजर आ रही है। और एक सवाल ये कि क्या हमास गजा में मासूमों को ढाल बना रहा है, क्योंकि इस तरह के इल्ज़ाम जो है इजराइल की तरफ से पहले भी लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल है उनकी आड़, उनकी ढाल बना रहा है हमास, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि हमास के एक एक आतंकवादी को वो मार गिराएगा, तब जाकर उसे चैन पड़ेगा, तब जाकर उसे शांति होगी। क्या मध्य पूर्व में अस्थिरता से अमेरिका की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो गई है? इस पूरे स्थिति को और इन सवालों के जवाब को समझने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए उनका स्ट्रेट टॉक में स्वागत करते हैं। हमारे साथ है फॉर्मर डिप्लोमेट हैं डॉक्टर प्रमोद पावा। पावा सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नीलम चौधरी। नीलम मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश के वोहरा, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, और लगभग जो इनका यूट्यूब चैनल है मुझे लगता है कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगभग चाहे वो देश की, भारत की बात हो या फिर विदेश की बात हो, उनका चैनल काफ़ी देखा और पसंद किया जाता है। तो आपका सर बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। और क्यों ना मैं आपसे ही शुरुआत करूं सर, क्योंकि आपने लगातार इन परिस्थितियों पर जो है नज़र बनाए हुए हैं आप, और इसको काफ़ी एनालाइज भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अब जब जो बाइडेन वहां पर पहुंचे और इसके बैकग्राउंड में अस्पताल पर इतनी बर्बर हमला, इतने मासूमों की जान चली गई है, क्या परिस्थितियां, आपका आकलन क्या है सर? जी नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया इस एलीट पैनल के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस सारे मुद्दे को अगर देखा जाए तो एक सुबह मेरा प्रोग्राम था, उसमें एक शब्द यूज किया गया था कि पूरी दुनिया में एक लीडरशिप का वैक्यूम देखा जा रहा है, जिसे एक आप कह सकते हैं विद्वान लीडरशिप, एक विजडम वाली लीडरशिप जो होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कोई गाइड कर सके। हर नेता जो है इस समय क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के अंदर है, किस पे यकीन करे किस पे ना करे। ये जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, इतना गंभीर इस दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना मुझे आज देखने को मिल रहा है। शुरुआत जो भी हुई है, हमने उसका कंडेमनेशन किया था। हमास की कार्रवाई जो बिल्कुल भी अनुचित थी, आम लोगों को किसी रूप में भी निशाने पर लेना और उनको मारा जाना, ये कभी भी कोई भी इसको अप्रूव नहीं करेगा, हमने भी नहीं किया था। लेकिन अल्टीमेटली आपने जब एक्शन लिया और फिर हमास के नाम पर आप मासूम बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को जब उनको निशाना बनाते हैं, तो फिर इस किस्म की ह्यू एंड क्राई होने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप युद्ध में तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन फिर आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता होता है, आपके पास कोई एग्जिट का स्ट्रक्चर नहीं होता वहां पर। यही यहां पर हो रहा है। कह देना आसान है, नेतन्याहू
उनकी अपनी डोमेस्टिक बहुत गलतियां हैं और अपनी जो उनके विरोधाभास थे वो उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद उनके लिए ये हमास का अटैक एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी था। लेकिन कहते हैं जब सितारे बुरे हों तो इंसान हर चीज को मैसअप कर देता है। जी। आप इसको एक ज्यादा मैच्योर ढंग से डील कर सकते थे, एक कैलिब्रेटेड मैनर से डील कर सकते थे। और दुनिया में भी बहुत सारे और लीडरशिप भी हैं जो तुरंत उसके साथ में आकर खड़े हो गए बिना ये सोचे समझे कि हर एक्शन के एक परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। भारत के साथ यही हुआ। जी। मुझे दुख इस बात का हुआ कि भारत में जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं विदेश नीति के बारे में, जिसको थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी है, बहुत कैलिब्रेटेड स्टेटमेंट होते हैं, सोच समझ के कहा जाता है, एक एक शब्द तोल मोल के बोला जाता है वहां पर, चाहे वो हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा हो या विदेश मंत्री के द्वारा हो या प्रधानमंत्री के द्वारा हो। और जो भी स्पीचेस भी होती हैं, जो ट्वीट्स होती हैं, वो सब कुछ चेक किया जाता है, पहले एक एक शब्द नापा तोला जाता है, तब रिलीज किया जाता है उसको। इसलिए प्रधानमंत्री की स्पीचेस हमेशा रिटन स्पीचेस होती हैं, जो भी उनकी इंटरनेशनल स्पीचेस होती हैं। यहाँ पर शायद घटना घटी नहीं और प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आ जाता है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। वो शायद इस बात को पहचान नहीं पाए कि भारत सदियों से देखा जाए तो पैलेस्टाइन के साथ खड़ा था, उनके कॉज के साथ खड़ा हुआ था। खैर ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब गंगा में बहुत पानी बह गया। यहाँ तो अब हालात ऐसे हो गए हैं, खासतौर से ये जो कल रात की जो घटना है, और इसमें मुझे हैरानी इस बात की हुई कि बाइडेन साहब ने आते ही स्टेटमेंट दे दिया कि आई एम श्योर कि ये इजराइल ने नहीं किया है। तो एक सर्टिफिकेट देने की कोशिश की है इजराइल को कि हाँ जी तुम तो बिल्कुल साफ सुथरे, तुमने कुछ नहीं किया है जी। पहले मामले की तह तक तो पहुंच जाओ, किसने किया नहीं किया। लेकिन फिलहाल जैसे कई बार सड़क पे एक एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो एक कार वाला एक पैदल चलने वाला है, तो लोग कार चलाने वाले को ही दोष देते हैं। और यहाँ पे जो दोष दिया जा रहा है इजराइल को सही दिया जा रहा है, उसको डिफेंड करना है अपने आप को। तो डिफेंड कैसे कर पाए वो? जी बिल्कुल, यानी कि एक ना मौत बहुत ज्यादा हुई है, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा है, मासूम लोगों की मौत है। हॉस्पिटल के अंदर जब ये इस हॉस्पिटल के अंदर जो डेथ हुई है वो वास्तव में बहुत बहुत दुखद है। शायद संवेदनशीलता की कमी हो गई है, लीडरशिप की भी कमी हुई है और शर्मिंदगी भी है। मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जिससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। नेहा जी मैं बताऊं, ये मामला बहुत अब गहरा हो गया है। तो पूरी दुनिया में जो लोग युद्ध का विरोध करते हैं और मानव कीमतों का जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता रखते हैं, उनमें काफ़ी गुस्सा दिख रहा है। सिर्फ अरब देशों की ही बात नहीं करूंगी, बल्कि पूरी पश्चिमी देशों में भी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, खुद इजराइल में भी विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नीलम चौधरी हमारे साथ है। मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं इजराइल की गलती पे गलती, और हमास को तो हमने मान लिया है कि हमास ने बहुत बड़ी गलती की और लगभग कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होगा जिसने हमास के कृत्य की निंदा की हो, लेकिन इजराइल से जिससे ज्यादा अपेक्षा होती है उससे ही ज्यादा निराशा मिलती। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां जो इजराइल के लिए बनी हुई हैं कि अपेक्षा, क्योंकि एज अ नेशन, एज अ स्टेट आपके साथ जो उम्मीदें लगाई जाती हैं, उन सभी उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया, आप मनमानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मनमानी में बैकडोर से अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। नीलम मैम जी, देखिए नेहा, इस हमास के इस हमले के से पहले और उसके बाद में पॉलिटिक्स बहुत बदल चुकी है। पॉलिटिशियंस जो है जो एक पॉलिटिकल कोस्ट को मेजर करने लग गए हैं कि उन्हें किसके साथ खड़े दिखना है और किसके साथ नहीं, उसमें काफी बदलाव आ चुका है। और हॉस्पिटल्स और युद्ध के टाइम में ये माना जाता है कि वो सेफ जगह होंगी, अगर वहां पे शरण लेते हैं तो वहां पे हमले नहीं होंगे। तो ये भी एक कि ज्यादातर जो लोग हैं वो अस्पतालों और स्कूल्स की तरफ मूव किया। इतनी बिल्डिंग्स टूटने के बाद साउथ की तरफ, जैसे कि इजराइल ने रातों रात ऑर्डर निकाल दिया था कि आपको उधर जाना है, वो नहीं जा सकते थे, पॉसिबल ही नहीं, तो उन्होंने वहां पे शरण ली हुई थी। तो ऐसे समय में इस अस्पताल के ऊपर अटैक होना, इजराइल जो है वो रियल टाइम इमेजरी होती है उनके पास, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दे नो कि एग्जैक्टली कहाँ पे अटैक होना चाहिए। तो अब लोग हैं कहाँ पे? सिर्फ हॉस्पिटल्स और स्कूल में। ऐसे समय में हॉस्पिटल्स पे अटैक हो जाना एक टोटल फेलियर है आपके किसी भी तरीके से, और सारी जिम्मेदारी नेचुरली इस समय इजराइल है उसके ऊपर ही आती है। और जिस तरह ताबड़तोड़ पिछले 10 दिनों में हमले कर रहा है, एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि वो जो पैलेस्टीनियन है जिनके पास कितनी कम बिजली पानी का रूटीन में वो खर्चा निकालते हैं, अब वो कैसे रहेंगे, किसी ने भी इस तरफ नहीं देखा।
तो एक मानवीय भूल तो बहुत बड़ी कर दी है, और नेचुरली नेतन्याहू वो तो समझ चुके हैं कि अब उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है। तो इस तरह के जो हमले उन्होंने किए हैं वो काफी निंदाजनक और वॉर क्राइम्स में भी आते हैं अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो। जी, हमारे साथ प्रमोद पावा भी बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं। सर, आपको इस्लामिक नेशंस का जो है काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, इससे मैं समझना चाहती हूँ कि इस वक्त जो अरब देशों की या फिर मुस्लिम देशों की जो स्थिति है उसे किस तरह से आप समझ पा रहे हैं। उनके बीच जो गुस्सा है, कई तस्वीरें आई हैं कि जो दूतावास है उनकी तरफ जो हुजूम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है या फिर गज़ा पर जो हो रहा है इसका गुस्सा पहले से ही उबल रहा है और किसी भी वक्त जो है हालात बदल भी सकते हैं, संवेदनशीलता काफ़ी गहरा चुकी है। पावा सर। दिनेश सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक नेतृत्व का वैक्यूम है। सर, निसंदेह नेतृत्व का वैक्यूम है, लेकिन गांधी तो युगों युगों में पैदा होता है। जी जी, लगता है 38 में महात्मा गांधी ने जी इस विषयों पर आपको आवाज आ रही? जी जी, आप बताइए। जी जी, 1938 में महात्मा गांधी ने हरिजन में ये सब लिखा था जो आज हमारे सामने हो रहा है और जो हम देख रहे हैं। हम पहले दिन से ही, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो तैश में आकर जो भी कर दिया चले, वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी बुद्धिमानी है, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। लेकिन हम सब भी, या हम जैसे आम जो पब्लिक है, हम लोग भी ये मानने लग गए कि हमास आतंकवादी है, हमास ने गलत किया, ऐसा किया। नो डाउट कहीं भी निर्दोष नागरिकों की हत्या बहुत आलोचनात्मक है और कंडेम्ड होना चाहिए, उसके साथ नहीं है। लेकिन हमास ने क्या किया और हमास किस पॉइंट ऑफ व्यू से आतंकवादी है, ये तो हम मानने लगे, क्योंकि हमारे पास हमास की तरफ से उनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जब तक उनकी कोई वजाहत नहीं आती, हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, हम ठीक तो नहीं कह रहे। और जहां तक निर्दोष लोगों की और नागरिकों की हत्या करने की बात है, तो इजराइल ने प्लेन जारी किए थे कि साउथ की तरफ चले जाएं, और जब वो साउथ की तरफ जा रहे थे तो उनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया, जिससे 70 बच्चे और निर्दोष नागरिक मारे गए। तो कंडेम तो सभी करने लायक हैं, और ऐसे में शांति की अपील कोई कैसे कह सकता है। जहां तक बाइडेन साहब का दौरे की बात है, तो अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद यूक्रेन में एक बार दोबारा से, क्या कहना चाहिए कि शर्मिंदा होकर गया है, और उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जरूरी था कि वो अमेरिका की बका की और अपनी वजूद को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाते। कुछ वहां की यहूदियन लॉबी का भी प्रेशर रहा होगा, जिसकी मजबूरी से वो गए। आपको याद रखना चाहिए कि एंटनी ब्लिंकन ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं स्टेट फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश मंत्री अमेरिका के साथ साथ मैं एज ए यहूदी भी यहाँ आ रहा हूँ। तो अगर वो धर्म को आगे रख के बात कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता को समझ में आया जा सकता है। तीसरी बात आपने कही अरेबियन कंट्रीज की। जी, अरेबियन जो सल्तनतें हैं वहां पर, चूंकि डेमोक्रेसी नहीं है, सुल्तानों के अपने आर्थिक हित हैं, अपनी सत्ताएं हैं, अपनी गद्दियां हैं। वो सिर्फ इजराइल का विरोध आज की डेट में इसलिए कर रहे हैं कि कहीं उनकी जनता बहुत ज्यादा भड़क कर उनके तख्त ना उलट दे, उनके ताज ना उछाल दे। वरना तो ओआईसी बनी इसलिए थी इजराइल का मुकाबला करने के लिए, और आज ओआईसी ज्यादा से ज्यादा एक क्या करती है, कंडेम्ड कर देती है, गोलमोल सा जलेबी वाला बयान जारी कर देती है। क्यों नहीं ये लोग प्रेशर डालते? जैसे जनरल सीसी ने कहा है कि मैं किसी भी कंडीशन में अपने बॉर्डर्स नहीं खोलूंगा अमेरिकन के लिए या विदेशियों के लिए जब तक यहां से राहत सामग्री नहीं जाती। क्यों नहीं तुर्की इजराइल के साथ अपने सबसे पहले राजनीतिक संबंध रखने के, कूटनीतिक संबंध रखने के बावजूद प्रेशर डालता, या उससे कहता कि आप मानवीय आधार पर दी गई सहायता को रोकने की कोशिश कैसे करते हैं, और अगर आप रोकते हैं तो 52 देशों की सेना है। अरे 2-2 अरबी भी इकट्ठे हों तो इजराइल की क्या हिम्मत होती है। लेकिन ये लोग खुद अपने ही झूठ में फंसे हुए हैं, और मैं मानता हूं इजराइल गुनाहगार है, हमास गुनाहगार है,
लेकिन उससे भी बड़े गुनाहगार वो हैं जो आज तक फिलिस्तीन का समर्थन करते रहे, लेकिन फिलिस्तीन के नाम पर आज उनके मुंह में दही जम जाती है। वो उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। लेकिन यही परिस्थितियां, क्योंकि जो तस्वीरें हैं मजबूर कर रही हैं, ये तमाम शासकों को मजबूर कर रही हैं। दिनेश सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो तस्वीरें निकल कर आ रही है तमाम शासकों पर, कहीं ना कहीं जनता की तरफ से एक प्रेशर तो बना हुआ है, पहले दिन से बना हुआ है, और इस प्रेशर में अब ज़्यादा मुझे लगता है कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह से अम्मान की मीटिंग जो रद्द कर दी गई है, बाइडेन अब इस मीटिंग में नहीं, उनसे मिलने से मना कर दिया गया, क्या अब इसके आगे आप क्या परिस्थितियों का आकलन, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या अंदाजा अब आगे क्या डेवलपमेंट सामने निकल कर आ सकती है? नेहा जी, प्रश्न तो आपका बहुत वाजिब है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आगे का रास्ता आज की डेट में ना इजराइल के नेतन्याहू को पता है ना बाइडेन को पता है। एवरीबॉडी इज कीपिंग द फिंगर क्रॉस्ड। दूसरी बात, अरब देश बटे हुए हैं, उनके अपने अपने हित हैं, और वो मुझे लगता है कि जैसे पावा साहब ने कहा कि वो जनता का दबाव है इसलिए वो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, अदरवाइज हो सकता है वो ना भी बोलते। ईरान लीड लेने की कोशिश कर रहा है, पर एक बात मैं मानकर चलता हूं कि स्थितियां यहां से मुझे और बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, मुझे बेहतर होती नजर नहीं आ रही हैं। जो लोगों में रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है, उसमें आपको कमी नजर नहीं आएगी। दुनिया में अलग अलग देशों के अंदर आप आंदोलन भी देखेंगे, जुलूस भी निकलेंगे, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो सड़कों पर आते हुए आप देखेंगे। ये कुछ चीजें होती हैं जिसे कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ये ट्रिगर पॉइंट्स जब एक बार को हिट हो जाते हैं तो फिर उससे वापस मुड़ पाना बहुत मुश्किल है। यहां पर कोई यू टर्न नहीं होता है। एक आज देखिए, बहुत सारे ट्वीट्स में से एक ट्वीट मैं शायद उम्मीद कर रहा था, आज प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है जी, और एक बैलेंस ट्वीट आया आज मैंने देखा। बिल्कुल पहले ट्वीट से बिल्कुल अलग था जी। लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना है, हम घायलों के जल्द ही स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करते हैं। इस युद्ध में आम नागरिकों की बहुत मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। इस हमले के पीछे जो जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे इजराइल बताऊं, यहाँ पे हमास शब्द भी नहीं है, यहाँ पे पैलेस्टाइन शब्द भी नहीं है, यहाँ पे किसने आक्रमण किया, ये डैमेज किया, वो शब्द भी इसके अंदर नहीं है। यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट, जैसे कई बार हम लोग कोई समिट होता है ना, समिट होने के बाद एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो वहां बैठ के शब्द को हमारा दिखाई है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन स्थितियां बहुत बुरी हैं। ब्लिंकन का कहना है कि मैं यहाँ पर, जैसे बाबा साहब ने भी कहा कि मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि मैं नॉट एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए जू भी यहाँ पर हूँ। दिस इज वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट, इट्स ए स्टूपिड स्टेटमेंट आई वुड से इन माय, कि इस टाइप का स्टेटमेंट कोई कहे, कल को हमारे में से कोई मिनिस्टर बाहर जाके मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं हिंदू के रूप में भी आया हूँ। ये चीजें बचकानापन है, और चारों साइड में हमें बचकानापन नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भी मिलने से इनकार कर रहे हैं, जॉर्डन की मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये शायद एक मैसेज है, इनडायरेक्ट मैसेज है अरब वर्ल्ड से भी कि things are simmering, maybe it is not coming to the tipping point, but very soon we miss it. नीलम जी, आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि अब ये जो सिचुएशन दिख रही है इजराइल और हमास जंग की, और वहाँ पर राष्ट्रपति बाइडेन भी आए हुए हैं, और जैसा कि दिनेश सर और पावा सर ने भी कहा कि ये बहुत ही स्टूपिडिटी है वर्ल्ड लीडरशिप की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, और अभी बाइडेन ने आते ही जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, ये भी एक स्टूपिडिटी ही कही जा सकती है कि जो स्थिति की संवेदनशीलता थी इसको शायद समझने में बार बार चूक हो रही है। नीलम मैम, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि इस वक्त आप चीन को जिस तरह से आप देख पा रही हैं कि चीन एक बहुत ही सधा हुआ जो स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन जैसे दोनों ही जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ स्टेटमेंट जैसा ही नजर आता है, एक्शन में ये बदलता हुआ नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट आया है चीन की तरफ से या फिर रूस की तरफ से भी जो आया है, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट भर के लिए, इसमें एक्शन नहीं है, ठीक वैसे ही जैसा कि अरब मुल्क के शासकों का स्टेटमेंट देखा जा रहा है? देखिए नेहा, चीन के ईरान के साथ संबंध अच्छे हुए हैं में भी, तो नेचुरली वो हमास पर भी चीन ईरान के थ्रू कुछ मैसेजिंग कर सकता है, किसी भी तरह की अगर आपको शांति वार्ता करनी हो तो वो हस्तक्षेप कर सकता है। इस टाइम अगर हम देखें तो वर्ल्ड लीडर्स में अगर मोस्ट रिलायबल अगर कोई लीडर है
तो वो चाइना से शी जिनपिंग ही नजर आते हैं, जिस पर कि सभी थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। मैम आप बहुत बड़ी बात करी, रिलायबल जी राइट, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ईरान के साथ भी अपने संबंध सुधारे हैं, और क्योंकि चाइना ज्यादातर किसी की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करता, उनके कमेंट्स भी नहीं आते हैं, तो उन्होंने पैलेस्टीन के साथ खड़े होने का बोला है। तो चीन के साथ डायरेक्टली जो है यूएस कन्फ्रंटेशन में नहीं आ सकता। रशिया तो खुश था अगर यहाँ पे भी अगर एक वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है और यूएस भी एंटर कर जाता है, तो उसके लिए तो अच्छा था कि दो महाज पे जो यूएस अपनी एनर्जी वहां पे यूज करेगा। लेकिन चाइना ऐसी सिचुएशन में है जो कि कभी लड़ाई वगैरह की बजाय जो बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, वो चाहता है कि चीजें जल्दी संभल जाए और एक जो होता है इकोनॉमिक पावर बनना, उसके गुण बहुत अच्छे से आते हैं, तो अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो अब बाइडेन ने ही कल परसों जो कहा था कि इजराइल के लिए इट विल बी अ बिग मिस्टेक फॉर द इजराइल टू ऑक्यूपाई गाजा स्ट्रिप, तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि वहां पे हमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मजबूत बनाना चाहिए, इवन पैलेस्टाइन का जो स्टेटहुड है उसके लिए भी हमें बात करनी चाहिए। तो ऑलरेडी जो बाइडेन है वो एक आप कह सकते हैं बैक स्टेप पहले ही ले चुके थे, और उससे थोड़ी देर बाद ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दी थी कि एक थर्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, मैं आ जाऊंगा तो आई विल स्टॉप द वॉर। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा हावी है इस वक्त, क्योंकि यूएस में भी इलेक्शंस है, नेतन्याहू को भी अगर इलेक्शंस में जाना पड़ता है तो वो भी जाएंगे। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को तो एक बड़े लूजर की तरफ वहां की खुद की जनता मानती है। बहुत ही सिविल ट्रबल चल रहा था उनके लिए, जो जुडिशियल ओवरहॉल बिल है या करप्शन के चार्जेस जो है उसकी किरकिरी का सामना वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं नेतन्याहू के लिए, जैसा कि दिनेश सर और पावा सर ने भी कहा, ये तो कहीं ना कहीं एक हमास का जो अटैक है उनके लिए एक बड़े वरदान की तरह भी जो है बनता दिख रहा था, लेकिन इस वरदान को भी वो सही से जो है इस्तेमाल नहीं कर पाए। जिस तरह की उन्होंने युद्ध में नीतियां अपनाई हैं, या फिर जो एक इमरजेंसी सरकार ही बेशक कह ले, लेकिन जिस तरह की नीतियां दिख रही हैं इजराइल की नहीं बल्कि सबसे ज्यादा किरकिरी जो है वो नेतन्याहू के लिए। पावा सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बीजिंग में BRI सम्मेलन और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है इजराइल में, दोनों जगह बात होने वाली है। एक फेवरेबल सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं चीन के लिए दिख रही है इस वक्त। अरब मुल्कों या फिर जो मुस्लिम नेशंस है उनके बीच वहां पर रहने वाली जो जनता या फिर पूरी दुनिया में रहने वाली जो मुस्लिम आबादी है उसके लिए जो आवाज बनेगा कहीं ना कहीं वो आवाज मजबूत हो जाएगी। आप इससे सहमत हैं पावा सर? देखिए ऐसा होता है कि पहली बात तो चीन को आप रूस से अलग करके मत देखें। जहां तक मैं मानता हूं कि विदेशी मामलों के और जितने भी इस तरीके के निर्णय चीन की तरफ से लिए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पुतिन की सहमति है या उसकी सलाह है। और जिस प्रकार से शांति के लिए युद्ध जरूरी है और युद्ध शांति के लिए ही किया जाता है, उसी प्रकार से महायुद्ध एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद पासपोर्ट बने, वीजा बने, हम लोग अपने अपने सरहदों में कैद कर दिए गए। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें उस्मानिया को तोड़ दिया गया, नए नए देश बन गए, 55 मुल्क बन गए, क्योंकि तेल के ऊपर कब्जा करना था। चाहे उसका एपिक सेंटर ब्रिटेन था या आज भी ब्रिटेन को ही माना जाता है, जो हिडन वर्ड है, जो पीछे छुपा हुआ ताकते हैं उन लोगों के हिसाब से। तो तीसरे विश्व युद्ध की या नई व्यवस्था की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के स्थापित करने के लिए एक कोशिश की जा रही थी, जिसमें यूक्रेन को आगे लगा के एक युद्ध किया गया। पूरे नाटो और सभी देशों ने मिलके, जितनी भी पश्चिमी वेस्टर्न पावर्स थी, उन्होंने रूस और चीन को कंटेन करना था। उनका मेन ऑब्जेक्ट था चीन को कंटेन करना। उसी के लिए इंडो पैसिफिक बनाया गया, साउथ चाइना सी बनाया गया। उसी के लिए भारत में सत्ता परिवर्तन हुए। अब मैं बिल्कुल सीधा सीधा तो आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन 2014 के चुनाव से पहले जितना झूठ बोला गया या जितना मीडिया के थ्रू तत्कालीन सरकार के विरुद्ध एक भावनाएं और एक आंदोलन भड़काया गया, उसके पीछे आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि कोई ऐसी ताकतें भी थी जो भारत में नहीं थी। कहीं ना कहीं से तो उनको कोई सपोर्ट मिल रही थी, चाहे वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हो, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो। ये सब जांच का विषय है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तो
उस तीसरी जो नई विश्व व्यवस्था थी, जो तीसरी विश्व युद्ध के बाद या उस जैसी परिस्थितियों के बाद आनी थी, उस परिस्थिति को और उस युद्ध को रूस और चीन उठाकर ले गए हैं मिडिल ईस्ट में। इसीलिए, और इस चीज को जानते थे, बाइडेन भी जानते थे, ऐसा नहीं है कि वो इजराइल पर हमला होने वाला है या ये युद्ध बढ़ने वाला है, इसको नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते होते तो 15 दिन पहले अपने सभी नागरिकों को नहीं निकालते। आज भी आने वाली परिस्थितियों से अगर वो वाकिफ नहीं होते तो वो अपने जितना भी उनका डिप्लोमेटिक वहां पर काउंसिलर स्टाफ है उसको उन्होंने हैफा के बंदरगाह से उनकी फैमिलीज के साथ बाहर निकाला है। तो कुछ ना कुछ तो हम बड़ा होने की उम्मीद करते हैं। और इससे पहले 4 साल पहले ऐसी खबरें आई थी कि रशिया ने एक ऐसी ब्रिगेड बनाई है जो अरबी स्पीकिंग है, और सीरिया से रशिया ने बाहर निकाल दिया अमेरिका को, इजराइल को। तो ये सब बिसातें बिछ चुकी हैं। हमास हो, अखवान मुस्लिमीन हो, इस्लामिक जिहाद हो या हिजबुल्लाह हो, ये सब प्यादे हैं। और वो प्यादे या तो अपनी कुर्बानी देते हैं या आगे बढ़ते बढ़ते अगर हाथी की जगह पहुंच जाए तो हाथी बन जाते हैं, और ऊंट की जगह पहुंच जाए तो ऊंट बन जाते हैं। ये तो शतरंज के भी साथ है। हाँ, आने वाले टाइम में एक नए विश्व व्यवस्था को हम देख रहे हैं, और हो सकता है कि चाइना की तरफ झुकाव ज्यादा हो, शायद पश्चिम और यूरोप कभी इतिहास बन जाए। कम से कम ब्रिटेन के बारे में तो मैं मानता हूं, जिसका जिक्र अभी नहीं हो रहा है। सीधे दर्शकों को दिनेश सर के पास लेकर जाना चाहूंगी। दिनेश सर, ये सवाल है कि जब लोकतंत्र की बात की जाती है तो लोकतंत्र में नेता होता है और नेता को जनप्रतिनिधि कहता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी है। गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक दोनों मुल्कों का अगर रवैया ऐसा ही अलोकतांत्रिक दिखता है जिसमें युद्ध के नियमों का पालन नहीं होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस विश्व व्यवस्था की बात पाहवा सर कर रहे हैं, क्या यही साजिश आपको दिखती है या फिर बहुत ही अस्पष्टता है, अस्थिरता है, इसलिए पूरी दुनिया में लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि जो वर्ल्ड लीडरशिप है वो इस तरह की स्टुपिडिटी जानबूझकर कर रहे हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ जो है चेहरा दिखाने के लिए, असल में चेहरा तो कुछ और है, पर्दे के पीछे का खेल तो कुछ और है। दिनेश सर, देखिए, पूरी दुनिया में समीकरण तो बदल रहे हैं, नई व्यवस्था का निर्माण भी हो रहा है। यहां पर 2 चीजें हो रही हैं। जो तानाशाह देश हैं हमें उनके बारे में पता है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो बन तो रहे तानाशाह एक्चुअली, लेकिन मुखौटा उनका अपना लोकतांत्रिक है। ये सारी दिक्कत की बात है। 2 चेहरे लेके लोगों के सामने आते हैं, और ये बहुत सारे देशों में। अमेरिका भी लोकतंत्र की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, डेमोक्रेसी की बातें करते करते अल्टीमेटली उसका जो रवैया होता है वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है, उसका रवैया भी तानाशाही वाला ही होता है। दूसरी बात यह है कि एक नए एक्सिस जो बन रहा है जिसमें आपका सऊदी है, चाइना है, रशिया है और ईरान है, तो ये जो नए समीकरण बन रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में जो पावर सेंटर्स हैं उसमें शिफ्ट आ रहा है। और ये शिफ्ट एकदम से अचानक तो नहीं आएगा, सटल शिफ्ट है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीजें कुछ सेटल होती जा रही हैं। किसी को पता लग रहा है कि क्या होने जा रहा है नहीं, लेकिन कुछ चीजें मैं देख रहा हूं जो सेटल हो रही हैं, नई एक्सेस बन रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि द मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका टू द एशिया। एक्चुअली वो बिजनेस सेंटर बन रहे हैं, उस बिजनेस सेंटर की वजह से पावर सेंटर भी शिफ्ट हो रहे हैं वहां। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं। तेल का खेल तो अपनी जगह है ही है, वो तो हमेशा पहले भी रहा था, अब भी रहेगा। लेकिन इस युद्ध के अंदर जो मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में अब जो फ्लेयर अप हुआ है, मुझे यहां से कोई एग्जिट पॉइंट नजर नहीं आता है कि कोई एक स्ट्रक्चर्ड एग्जिट पॉइंट है। आप अंदर गए हैं, और इस बात को हमने यूक्रेन युद्ध में पहचाना था कि आप युद्ध में एंटर तो कर जाएंगे, बाहर कैसे आएंगे जी। और कमाल की बात है कि उसके अंदर भी एक महाशक्ति फंसी हुई थी, इसका नाम रशिया था, वो निकल नहीं पा रहा वहां से। अब रशिया सोच रहा है कि एक और निशाने से मैं बाहर निकलूं। यहां पर कौन फंस रहा है? यहां पे अमेरिका फंसने जा रहा है। जब भी किसी युद्ध के अंदर कोई महाशक्ति फंस जाएगी, आप यकीन मानिए, उसे टांग अड़ा दी तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर वो सालों साल गुजर जाते हैं, और एक ऐसा मेस क्रिएट होता है जिससे कोई भी डील नहीं कर पाता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर अमेरिका और इजराइल रिसीविंग एंड पर आ जाएंगे। आज दुनिया के रिसीविंग एंड पर खड़े हैं दोनों के दोनों।
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। अब उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। जॉर्डन की मीटिंग कैंसिल हो गई, जो मुस्लिम देशों के साथ बातचीत थी वो कैंसिल हो गई। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाइडेन करने क्या आए हैं यहाँ पर। अगर उनको नेतन्याहू से बात करनी थी तो फोन उठाते, बात कर लेते, वीडियो कॉल कर लेते, वहां आके क्या करना था, जरूरत क्या थी उसकी। लेकिन यहाँ आके भी बाइडेन के जो स्टेटमेंट्स हैं मुझे तो एब्सर्ड लगते हैं। कि मुझे लगता है कि इजराइल ने हॉस्पिटल पे हमला नहीं किया। आप कौन होते हैं, किसने आपको अधिकार दिया कि आप सर्टिफिकेट दो कि किसने हमला किया और किसने नहीं किया है। बिल्कुल। तो एक इमेच्योरिटी है यहाँ पे, कोई विजडम नजर नहीं आती है। जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि कोई मुझे ऐसा कोई गांधी नजर नहीं आता, कोई ऐसी बुद्धिमत्ता नजर नहीं आती जो दुनिया को गाइड कर सके। और वो जो लोग अभी कुछ दिन पहले तक G20 के अंदर ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात कर रहे थे, आज मुझे कहीं नजर नहीं आते। कहां पर है ग्लोबल साउथ की अपना लीडरशिप सिस्टम, क्या कर रही है वो, एक स्टेटमेंट नहीं दे सकती हैं। लोगों के चश्मे बदल रहे हैं नेहा जी। पहले जिस चश्मे से चीजों को देखा जाता था, अब नए चश्मे आ गए हैं। उन नए चश्मों से तस्वीर अलग नजर आ रही है। मैं एक ही बात कह सकता हूं, ये मेस है, ये दलदल है। अभी इस दलदल में और फंसना बाकी है। अभी एक और विभत्स रूप आप देखेंगे इस अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, जो आज तक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मुझे लगता है कि बहुत चीजें बदल जाएंगी आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों के अंदर, जो हमने पहले कभी सोची भी नहीं थी। और कौन किसके साथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई परमानेंट दुश्मन है, ना कोई दोस्त है। कौन कब किसके साथ जाएगा नहीं पता। अपने देशों के हित साध ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारत के लिए भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। कि भारत जो हमेशा तटस्थ देश होता था, इवन रशिया यूक्रेन में भी तटस्थ था, एक किस्म से ज्यादा पर नहीं आया था, लेकिन अब भारत के लिए प्रश्न चिन्ह होंगे। अगर अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्वेश्चन उठेंगे, अगर कहीं वोटिंग हो गई इजराइल के ऊपर, तो भारत के लिए वोट करने में बहुत दिक्कत होगी। कहां जाएं, यहां जाएं या वहां जाएं। नेहा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारत वोटिंग से जो है वो गैर हाजिर भी रह सकता है, जैसा अभी हमने साल की शुरुआत में देखा था। नीलम मैम, मैं भारत की भूमिका को लेकर आपसे समझना चाहती हूँ। क्या भारत एक अपॉर्चुनिटी खो रहा है जानबूझकर, चुप्पी साध कर, जब हम बात करते हैं कि हम एक सुपर सॉफ्ट पावर बनने जा रहे हैं या इस दिशा में जो है तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? और जब ऐसे संवेदनशील मसलों पर भारत का कोई एक क्लियर, अगर आप मानवीय मोर्चे पर ही आप मुखर हो, आप प्रमुखता से बात रखें, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ सुनी जाती है। क्या ये अपॉर्चुनिटी भारत गंवा रहा है नीलम मैम? G20 में जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के मैटर को बड़ी इंटेलिजेंटली, वेरी क्लेवर यूज ऑफ वर्ड्स, वो जिस तरह से उस चीज को संभाला गया था, इंडिया के फेवर में किया गया था, दैट वाज क्रेडिबल, बहुत अच्छा था। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस मसले पर भी इसी तरीके से, वो तो सारा प्लान लग रहा था, जिस तरह से शायद मुझे लगता है बाइडेन ने मदद की होगी, या कुछ पश्चिमी देशों की भी जो मजबूरियां चली हुई यूक्रेन युद्ध की वजह से, ये सब कुछ एक प्लान लग रहा था, जिस तरह से मीटिंग्स पर मीटिंग हुई थी। जी नीलम। अच्छा जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, दैट वाज ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, वो बहुत मेहनत जी। और जहां तक आप देखिए भारत का, अगर हम पास्ट देखें तो ऐसे इस मौके पर भारत एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता था। लेकिन जिस जल्दबाजी में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ट्वीट किया गया था, उसने जो है पूरा रुख ही बदल दिया। और उसके बाद जिस तरह से टोल आर्मी इजराइल के फेवर में कर रही है, उसने भारत की सिचुएशन को बहुत एम्बैरेसिंग बना दिया है। इसलिए सोचते हैं कि अगर मिडल मैन कोई कंट्री हो सकती है, तो यूएस के भी स्टेक है, मुस्लिम कंट्रीज के भी स्टेक हैं। इंडिया इस पोजीशन में नहीं रहा, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि चाइना अगर चाहे, अगर उसको फेवर किया जाए, तो शायद वो इसमें थोड़ी सी मध्यस्थता कर सकता है। तो एक रीजन है, इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो चुनाव की मजबूरी और तुष्टीकरण की मजबूरी भारी पड़ रही है, बहुत अनबिलीवेबल चेंजेस ले रही है। इतने टर्न्स होते हैं कि आम आदमी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। और जिस तरीके से के फेवर में ट्वीट्स हुए थे, वो तो ये है कि कांग्रेस ने आके पुरानी पोजीशन को संभाला, और सोशल मीडिया का था कि अभी जैसे आज की ट्वीट है, वो थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ा। बट इवन देन इतने गट्स नहीं है कि वो सीधे सीधे ये कहे कि पैलेस्टीन। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के जो मुल्क है, जो कोशिश कर सकते हैं, जो तेल का खेल शायद हो सकता है दोबारा पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़े।
इसलिए चौकन्ना और बहुत ही सतर्क और सधे हुए लहजे में ही आगे बढ़ना पड़ेगा सभी मुल्कों को। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दिनेश सर आपका, नीलम मैम आपका और बाबा सर आपका भी बहुत बहुत आभार, आप स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से निवेदन है कि आपको स्ट्रेट टॉक को लेकर जो भी फीडबैक है ईमेल के रूप में आप हमें info@justbroadcasting.com पर भेज सकते हैं और neha@justbroadcasting.com पर भी आपकी ईमेल का फीडबैक का मुझे हर रोज़ इंतज़ार रहता है। आपसे फिर होगी मुलाकात, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।